लास्ट वीडियो में हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ा था और अभी इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के रोल क्या होते हैं। वी कैन अज्यूम दैट ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो होते होंगे, कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू दी अदर, वो ट्रेड पर्पस के लिए होता होगा। दिस वी कैन अज्यूम, बट मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर नॉट फॉर ट्रेड। ये होते हैं फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए। अब फाइनेंशियल पर्पसेस में हमारे पास क्या क्या आ जाता है वो हम एक बार यहाँ डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द फाइनेंशियल पर्पसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, की एक करेंसी का कन्वर्जन दूसरी करेंसी में मुझे क्यों चाहिए। इन्वेस्टमेंट रीज़न हो सकता है, जो कि मेरा एक फाइनेंशियल पर्पस हो सकता है कि मैं एक यूएस की रेसिडेंट हूँ बट मुझे यूरोप में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए मुझे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस करने होंगे। इन्वेस्टमेंट कैन बी वन रीज़न। देर इज़ समथिंग नोन एज स्पेक्यूलेशन and there is something known as profit making. So what is speculation and profit making? जब भी exchange rate में difference होता है, we do something known as arbitrage, और वहाँ पे हम profit बना सकते हैं अपना because of the differences between the exchange rate of two currencies. And speculation is also something same. So we will discuss the financial purposes later in the upcoming videos, but for now you just have to understand that most foreign exchange transactions happen for financial purposes and not for trade. Alright, and now let us also discuss one fact quickly. So where does most of the trading happen in the world? If we are discussing about that, कि trading जो financial फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग होती है वो मेजॉरिटी किन कंट्रीज में होती है, तो ये डेटा एक बार हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि यूके में 37% के अराउंड जो है वो ट्रेडिंग होती है। यूएसए में उसके बाद मेजॉरिटी ट्रेडिंग होती है विच इज़ 18%। देन वी हैव जापान। जापान में हमारे पास अबाउट 6% ट्रेडिंग होती है। एंड देन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड हांगकॉन्ग, ये कंट्रीज मेजर फाइनेंशियल हब्स हैं। ठीक है, एंड वाई दी स्पेसिफिक कंट्रीज इफ यू आर वंडरिंग इज बिकॉज इफ़ वी कंसिडर फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम चाहिए, हमें ट्रस्ट चाहिए दैट दीज countries have a lot of trust put on them, and we also need connectivity with the global market. So that is the reason that these three countries are the places जहाँ पे majority of forex trading occurs. ठीक है, so this is where forex trading is concentrated. Now let's move to an example to discuss a very simple point. I know that most of you have already grasped this idea, but we will once again quickly discuss this. So we are taking the example of two countries here. First is US and second is Europe. So imagine that there is a person who is an importer, and वो importer US में है. So importer है who is importing goods from Europe, right? So goods from Europe this person is importing. जब goods मैं यूरोप से import कर रही हूँ तो मुझे यूरोप में जो भी फर्म है उसको यूरोज में पे करना होगा, राइट? बट यूएस के फर्म के पास यूरोज नहीं है. सो क्विकली लेट्स डिस्कस कि क्या सिनेरियो यहाँ पे अकर होता है, बिकॉज इट्स मेंशन्ड इन आवर रीडिंग, सो विल हैव टू जस्ट क्विकली ग्रास्प द कॉन्सेप्ट. सो व्हाट हैपेंस इज दैट जो इम्पोर्टर है, व्हाट विल दिस इम्पोर्टर डू? दिस इम्पोर्टर पेज डॉलर्स टू हिज यूएस बैंक. ठीक है, देयर इज बैंक जिसमें इस फर्म का अकाउंट होगा, तो ये अपने यूएस वाली बैंक को डॉलर में ही पे करता है. नाउ अब यूएस की बैंक फिजिकली कैश यूरोप नहीं भेज सकती, बट व्हाट इट कैन डू इज लाइक वी हैव डिस्कस, वो अपने पार्टनर बैंक को कॉन्टैक्ट करती है जो कि यूरोप में. सो सेम बैंक जो यूरोप में भी होगा, यूएस वाली बैंक अपने पार्टनर बैंक को कॉन्टैक्ट करेगी इन यूरोप. ठीक है, अब ये पार्टनर बैंक क्या करेगी कि ये जो यूरोपियन बैंक है जो कि पार्टनर बैंक है, ये यूरोपियन बैंक क्या करेगी कि ये यूरोज दे देगी एक्सपोर्टर को. ठीक है, यूरोज फिर किसको फाइनली मिल जाएंगे? एक्सपोर्टर को. सो देर इज नो फिजिकल मेथड जिसके थ्रू करेंसी इज ट्रैवलिंग. हाउ इट्स टेकिंग प्लेस वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस बाय दिस एग्जाम्पल. ठीक है, सो इसमें सिंपली अगर हम देखें तो व्हाट हैज हैपेंड इज इसकी एक अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है. ठीक है, डेबिटेड इन यूएस. कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है यूएस में? मेरा फर्म जो इम्पोर्ट कर रहा था उसको क्योंकि पेमेंट करनी थी, तो दिस अकाउंट इज डेबिटेड इन यूएस. और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और क्रेडिट कहाँ हुआ है? कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? जो कि यूरोप में था. So one account is debited in US and other account is credited in Europe. This is the crux of this entire example. So foreign exchange market works mostly through accounting entries is what we can understand. Okay, we'll just quickly mention it here. Accounting entries. Okay. Now let's move ahead to something else that we have to discuss.
which is, so we have discussed one function of foreign exchange market. What was that function? Do you remember what was that function? वो function था that मेरी purchasing power transfer होती है, right? To transfer purchasing power from one country to another, right? This was one function of the foreign exchange market that we had discussed. We are about to discuss the second function now. The second function is something called as the credit function. अब credit function क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे, ठीक है? Credit function अभी हम देखने वाले हैं. Just give me a moment. Yes. So credit function. Now, when we are talking about international trade मतलब movement of goods from one country to another, goods and services की movement जो होती है. अब एक बात बताओ, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होने वाला है. द गुड्स विल टेक टाइम टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. अगर मुझे यूएस से यूरोप में अपना एक कोई गुड ट्रांसफर करना है, कोई एक गुड है जो मुझे यूएस से यूरोप में ट्रांसफर करना है, इसमें टाइम लगेगा. दिस टेक्स टाइम, दिस मूवमेंट टेक्स टाइम. और जब बायर है, मान लेते हैं कि यूरोप यहाँ पे मेरा बायर है, ठीक है? तो मेरा सेलर नेशन कौन सा है? यूएस. यूएस इज सेलिंग सम गुड टू यूरोप. जो मेरा बायर नेशन है, इसको भी फर्दर, अभी ये गुड यहाँ पे यूरोप पहुंचा, यूरोप नेशन मेरा बायर था, इसको भी फर्दर टाइम लगेगा टू सेल दीज गुड्स. जब ये बेचेगा अपने कंट्री में गुड्स, तब इसको जो मनी मिलेगा उससे ही ये पेमेंट कर सकता है, ठीक है? दिस इज एन एग्जाम्पल दैट वी आर टेकिंग हियर. सो द यूरोपियन फर्म विल ऑल्सो टेक सम टाइम टू सेल द गुड्स जो उसको यूएस से मिले हैं, जो उसने यूएस से इम्पोर्ट किए हैं. अब प्रॉब्लम क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट हमेशा पॉसिबल नहीं होती है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, सो इमीडिएट पेमेंट जो है वो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि क्विकली इमीडिएट पेमेंट हो जाए. अब अगर इमीडिएटली पेमेंट नहीं हो रही है तो ये वर्क कैसे कर रहा है? लाइक यूएस बैंक को, यूएस वाले सेलर को कैसे तुरंत पैसे मिल रहे हैं अगर यूरोपियन सेलर ने अभी गुड्स बेच के पैसे कमा के उसको वापस दिए ही नहीं है? तो यही क्रेडिट फंक्शन है जो बैंक्स इसमें रोल प्ले करती है. अब यहाँ पे बुक मेंशन करती है कि जो एक्सपोर्टर है, इस केस में एक्सपोर्टर कौन है? कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? यूएस, है ना? तो जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा? एक्सपोर्टर अलाउज अराउंड 90 डेज फॉर पेमेंट, ठीक है? 90 डेज पेमेंट के लिए अलाउ कर देते हैं मोस्टली जो एक्सपोर्टर होते हैं. एक्सपोर्टर नेशन 90 डेज अलाउ कर देते हैं पेमेंट के लिए. लेकिन एक्सपोर्टर 90 डेज वेट नहीं कर सकता. 90 डेज कितने मंथ्स हो गए? मेरे पास 3 मंथ्स हो गए. एक्सपोर्टर 90 डेज वेट नहीं कर सकता कि 90 डेज का टर्न अराउंड पीरियड है फॉर द एक्सपोर्टर टू गेट पेड बैंक. तो एक्सपोर्टर क्या करेगा? दैट वो अपने बैंक जाएगा, ठीक है? वो अपने बैंक जाएगा, यूएस वाले बैंक जाएगा. अब एक्सपोर्टर बैंक जाके क्या करेगा कि बैंक को ये पेमेंट डॉक्यूमेंट देगा एक, ठीक है? ये प्रोसेस क्विकली समझ लो, काफ़ी ईजी है. एक पेमेंट डॉक्यूमेंट देगा बैंक को, अपने बैंक को यूएस में. अब बैंक पेमेंट डॉक्यूमेंट रिसीव करती एक्सपोर्टर को पैसे दे देगी. पेज द एक्सपोर्टर, पेज द एक्सपोर्टर मतलब बैंक ने एक पेमेंट डॉक्यूमेंट देखा और एक्सपोर्टर को पे कर दिया उतना अमाउंट जितना अमाउंट उसे यूरोप वाले फर्म से मिलना था, वो अमाउंट उसको बैंक ने पहले पे कर दिया. और बैंक बाद में क्या करेगी? लेटर ऑन बैंक क्या करेगी? ये वाला पेमेंट जो है, इट विल कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम इम्पोर्टर, क्योंकि इम्पोर्टर ने वैसे भी 90 डेज का टाइम रखा हुआ है अपने पास. तो बैंक वेट कर लेगी 90 डे और इम्पोर्टर को, एक्सपोर्टर को वेट नहीं करना होगा. और बाद में बैंक जो है पेमेंट कलेक्ट कर लेगी इम्पोर्टर से, विच इज़ यूरोप इन दिस केस. सो इसमें बैंक क्या फंक्शन है कि बैंक इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बैंक इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी बेसिकली. सो क्रेडिट फंक्शन, या हम इसको लिक्विडिटी का भी कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि मनी का जो मूवमेंट है दोनों हैंड्स में ये हो और कोई भी किसी के पास भी इलिक्विडिटी का सिचुएशन ना आए, तो एक्सपोर्टर वेट कर सकता है 90 डेज, बट वो वेट नहीं करेगा क्योंकि उसको लॉस होगा ऐसे करने से. एक्सपोर्टर बैंक जाता है, बैंक को जाके एक पेमेंट डॉक्यूमेंट देता है, बैंक एक्सपोर्टर को पे कर देती है और बाद में बैंक जो है वो इम्पोर्टर से उतना ही अमाउंट कलेक्ट कर लेती है. तो बैंक का रोल हमने एज एन इंटरमीडिएरी भी देखा था, और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि बैंक का रोल इज एज फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड. सो बैंक क्या कर रही है? इट्स फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड. दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट वी हैव अंडरस्टूड, ठीक है? नाउ लेट्स मूव अहेड. अब हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है मेरे पास एक्सचेंज रेट का, ठीक है? जो कि इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट. अब हम इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है? मतलब बहुत लोगों को पता होगा एक्सचेंज रेट के बारे में, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट इसको एक बार क्विकली इस चैप्टर के लेंस के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? एक्सचेंज रेट क्या है? सिंपली अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें, इट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी, प्राइस ऑफ वन करेंसी
in terms of another. Price of one currency in terms of another. मतलब एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी के टर्म्स में क्या है, वो होता है मेरा एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब इसका इंट्यूशन समझते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि एक यूरो जो है वो $1 के बराबर, ठीक है, 1 यूरो इज इक्वल टू $1। अब इसका क्या मतलब है, दैट वी नीड $1 टू बाय 1 यूरो। ठीक है, $1 टू बाय 1 यूरो। इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज रेट का मतलब है प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, दूसरी करेंसी के टर्म्स में क्या है। तो मैंने यूरो का प्राइस डिफाइन किस में किया है, इन द टर्म्स ऑफ डॉलर्स के टर्म में मैंने यहाँ पे यूरो का प्राइस डिसाइड किया है। वो मैंने कैसे किया, मैंने बोला कि मुझे $1 चाहिए होगा अगर मुझे 1 यूरो खरीदना है तो टर्म क्या है मेरा यहाँ पे, जिस करेंसी के बेसिस पे मैं डिफाइन कर रही हूँ वो डॉलर है, और किस करेंसी को डिफाइन कर रही हूँ, यूरो को। तो यही होता है एक्सचेंज रेट जब हम इस तरह से लिखते हैं। सो इट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी। सो यहाँ पे यूरो मेरा क्या है, यूरो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो मेरा यूरो है ये कमोडिटी हो गया, क्योंकि हम बता रहे हैं कि 1 यूरो का प्राइस क्या है ना। और जो डॉलर हो गया वो उसका प्राइस हो गया, डॉलर इसका प्राइस हो गया। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो 1 यूरो फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं हम, लेस का पैकेट मुझे कितने प्राइस में मिलेगा, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे वही है, यूरो मेरी कमोडिटी हो गई, क्योंकि मुझे $1 चाहिए होगा, मुझे कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, $1 प्राइस करना पड़ेगा 1 यूनिट ऑफ यूरो को ऑब्टेन करने में। इसका क्रक्स ये है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे कि हम एक्सचेंज रेट को लिखते कैसे हैं। एक्सचेंज रेट को लिखा जाता है आर से, ये इसका सिंबल है आर, ठीक है। और इसको हम जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था, हमने बोला है कि 1 यूरो जो है दैट इज इक्वल टू $1। अब इसी का हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर मुझे एक्सचेंज रेट लिखना हो तो मैं ऊपर वो लिखूंगी कि मुझे कितना पे करना है, मुझे कितना पे करना है, मुझे $1 पे करना है, और मुझे बदले में मिलेगा क्या, मुझे बदले में क्या मिलेगा, मुझे 1 यूरो मिलेगा, तो वो नीचे आएगा। समझ आया, मुझे कितनी करेंसी देनी पड़ेगी वो हम हमेशा ऊपर मेंशन करते हैं, और मुझे उसके बदले मिलने क्या वाला है, मुझे उसके बदले मिलने वाला है 1 यूरो, तो वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, मैं क्या प्राइस पे कर रही हूँ और मुझे उसके बदले में क्या कमोडिटी मिल रही है, तो ये ऐसे एक्सचेंज रेट डिफाइन होता है। गॉट इट, ठीक है। सो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं दैट दिस इज नंबर ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूरो। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई एज इन की करेंसीज, हमने एक डिमांड एंड सप्लाई देखा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई होता है ना। अब हम क्या डिमांड एंड सप्लाई देखने वाले हैं यहाँ पे, इस केस में हम डिमांड एंड सप्लाई देखने वाले हैं कि यूरो और डॉलर का डिमांड एंड सप्लाई कैसे फ्लक्चुएट करता है और उसका क्या इफेक्ट होता है, अभी हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तुम यहाँ पे देखने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। इसको पूतली अभी हम समझते हैं। सो देखो, अगर हम यूरो की बात करें, ठीक है, यूरो को कौन डिमांड करेगा, हमने ये पहले भी लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि डिमांड हम कैसे पता करते हैं। तो बताओ यूरो कौन डिमांड करेगा, यूएस के रेसिडेंट्स करेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। क्यों यूएस के रेसिडेंट्स करेंगे, कोई टूरिस्ट है जो यूएस का टूरिस्ट है वो अभी यूरोप आने वाला है तो उसको यूरो चाहिए होगा तो वो डिमांड करेगा। कोई यूएस का रेसिडेंट है जिसको इन्वेस्टमेंट करना है यूरोप में तो वो यूरो डिमांड करेगा। तो मोस्टली यूरो कौन डिमांड कर रहा है, यूएस के रेसिडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल देख लो, दो चीज़ें समझ लो, क्या अगर मुझे इम्पोर्ट करने हैं गुड्स यूरोप से, तो जस्ट अ सेकेंड, हमें इम्पोर्ट करने हैं गुड्स, है ना। मुझे यूरो क्यों चाहिए, कि मुझे इंपोर्ट करने हैं गुड्स फ्रॉम यूरोप, तो मुझे यूरोपियन फर्म को पे करना होगा यूरो में। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि मुझे इंपोर्ट्स करना है, मुझे इन्वेस्ट करना है यूरोप में, सो आई वांट टू इन्वेस्ट इन यूरोप, तो मुझे यूरो चाहिए होंगे। तो डिमांड कौन कर रहा है यूरो की, यूएस के रेसिडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा डीपली सोचो कि लेट अस अज्यूम कि जो मेरा यूरो था, यूरो बिकम्स चीपर, अभी इसका प्राइस फॉल हो गया है, तभी कोई चीज़ सस्ती हो जाती है जब इसका प्राइस फॉल हो जाता है, राइट। तो इसका प्राइस हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसका प्राइस फॉल हो गया, ठीक है। मतलब एक बात बताओ, अगर पहले मुझे 1 यूरो मिल रहा था जब मैं $1 प्राइस पे कर रही थी, अभी प्राइस फॉल हो गया, तो क्या मुझे अब भी $1 देने की ज़रूरत है 1 यूरो ऑब्टेन करने के लिए, नहीं। अब मुझे 1 यूरो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से $0.88 में ही मिल जाएगा। यही है प्राइस फॉल, और ये प्राइस फॉल की वजह से ही मेरा यूरो जो है वो चीप हो गया, क्योंकि अब मुझे कम डॉलर में भी 1 यूरो मिल जाता है, ठीक है। अब
इसका एक लॉजिकल इफेक्ट और समझने की कोशिश करो यहाँ पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है समझना। अगर यूरो सस्ता हो गया है तो क्या मेरे इम्पोर्ट्स चीपर हो जाएंगे? मेरे इम्पोर्ट्स चीपर हो जाएंगे क्योंकि मुझे कम डॉलर देने होंगे। सेम अमाउंट ऑफ यूरो के गुड्स मंगाने के लिए अब मुझे कम डॉलर देने पड़ेंगे क्योंकि यूरो मेरा चीप हो गया है ना, तो मुझे कम डॉलर देने पड़ेंगे, तो इम्पोर्ट्स मेरे सस्ते हो जाएंगे। क्या मेरी इन्वेस्टमेंट भी सस्ती हो जाएगी? क्योंकि मैं अगर यूरोप में इन्वेस्ट करती और पहले मुझे $1 दे के इन्वेस्ट करना पड़ता है 1 यूरो के लायक कोई यूनिट, अब मुझे कम डॉलर्स देने पड़ेंगे, तो मेरा इम्पोर्ट और मेरी इन्वेस्टमेंट दोनों सस्ती हो जाती है अगर मेरा यूरो जो है उसकी प्राइस फॉल हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर यूरो की प्राइस फॉल हुई है, ठीक है, तो एक चीज़ ये समझो कि डिमांड फॉर यूरो विल इंक्रीज। जब भी किसी चीज़ का लॉ ऑफ डिमांड यही है ना कि जब भी किसी चीज़ का प्राइस फॉल होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस इसका फॉल हुआ था इसीलिए डिमांड फॉर यूरो हैज़ इंक्रीज नाउ। तो पहले प्राइस फॉल हुआ सिंस देन मोर पीपल वांटेड यूरोज, है ना, क्योंकि इम्पोर्ट वाज चीप, इन्वेस्टमेंट वाज चीप, सो मोर पीपल वांटेड यूरो, एंड बिकॉज मोर पीपल वांटेड यूरो तो डिमांड फॉर यूरोज हैज़ इंक्रीज्ड। यहाँ पे तो कंप्लीट लॉजिक मुझे समझ में आ गया। ये हमने डिमांड साइड देखा है ना। अब हम एक बार क्विकली सप्लाई साइड देख लेते हैं। यूरो ही कंसिडर करेंगे हम और हम सप्लाई साइड देखेंगे। ठीक है, सप्लाई ऑफ यूरोज ये किस पे डिपेंड करेगा? हमने देखा था कि डिमांड ऑफ यूरोज जो था वो यूएस रेसिडेंट्स पे डिपेंड करता है। तो क्विकली बताओ सप्लाई ऑफ यूरोज किस पे डिपेंड करेगा? दिस विल डिपेंड ऑन यूरोपियंस। ठीक है, अब अभी देखते हैं कैसे डिपेंड करेगा। सिंपल, अगर मुझे सप्लाई ऑफ यूरोज के बारे में डिस्कस करना है, मान लेते हैं मेरे यूरोप के जो निवासी हैं उनको यूएस के गुड्स खरीदना है। ठीक है, तो यूएस के गुड्स खरीदने के लिए मैं बहुत सारे यूरोज बाहर निकालूंगी, मैं उनका कन्वर्जन करूंगी डॉलर में, तो उससे सप्लाई ऑफ यूरोज विल इंक्रीज क्योंकि उनको यूएस के गुड्स खरीदने हैं। सेकेंडली, मुझे इन्वेस्ट करना है यूएस में, सो इन्वेस्ट करने के लिए यूएस में मैं पहले यूरो लूंगी, उसको डॉलर में कन्वर्ट करूंगी, तो मेरे सप्लाई ऑफ यूरोज विल इंक्रीज। सेम रीजंस, यूएस गुड्स खरीदने के लिए इम्पोर्ट, वी आर इम्पोर्टिंग यूएस के गुड्स, और इन्वेस्ट करने के लिए यूएस में। ठीक है, यहाँ पे भी अगर सोचो कि मान लेते हैं कि पहले हमने देखा था कि यूरो जो था वो सस्ता हो गया था, है ना, प्राइस उसका फॉल हो गया था। अभी हम मानते हैं कि ये एक्सपेंसिव हो जाता है, मेरा जो यूरो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। अब क्या होगा यहाँ पे? अब हमारा, चलो एक्सचेंज रेट भी लिख लेते हैं कि पहले जो मेरा 1 यूरो था वो $1 के बराबर था। अब मेरा यूरो तो महंगा हो गया है, मेरे यूरो और महंगे हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? 1 यूरो $1 का था, अब ऐसा हो सकता है कि 1 यूरो खरीदने के लिए लेट्स से मुझे $1.5 देने पड़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा यूरो जो है वो महंगा हो गया है। ठीक है, तो अब यूरोपियंस जो है मेरे, ठीक है, दे गेट मोर डॉलर्स पर यूरो। ये समझ में आ रहा है कि 1 यूरो पे मुझे ज़्यादा डॉलर्स मिल रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, दैट यूरोपियंस गेट मोर डॉलर्स पर यूरो। ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मुझे पर यूरो ज़्यादा डॉलर्स मिल रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ समझो कि जो यूएस के गुड्स हैं, ठीक है, यूएस के गुड्स मेरे लिए चीप हो गए हैं। ठीक है, यूएस गुड्स बिकम चीपर। क्यों चीप हो गए हैं? क्योंकि पहले मैं 1 यूरो से सिर्फ $1 वर्थ ऑफ गुड ले सकती थी, बट अब मैं 1 यूरो से $1.5 वर्थ ऑफ गुड्स ले सकती हूँ। सो यूएस गुड्स हैव बिकम चीपर फॉर मी। मैं 1 ही यूरो से ज़्यादा डॉलर वर्थ गुड्स मंगा सकती हूँ। ठीक है, तो जब मुझे पता है कि ये दोनों चीज़ें मेरे फ़ायदे में हो गई, मैं ज़्यादा यूएस गुड्स भी ले सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए तो जो डॉलर है वो सस्ता हो गया है क्योंकि यूरो हैज़ बिकम एक्सपेंसिव। सो एक करेंसी एक्सपेंसिव हो गई है, सो दिस मीन्स कि दूसरी करेंसी जो है वो सस्ती हो गई है उसके कंपैरिजन में। सो मैं ज़्यादा यूएस गुड्स ले सकती हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि वो भी चीपर हो गए हैं और मैं इन्वेस्ट भी ज़्यादा कर सकती हूँ यूएस में। तो जब मैं ये दोनों कंपोनेंट्स को बढ़ा रही हूँ, मैं गुड्स भी ज़्यादा खरीद रही हूँ इसके और मैं इन्वेस्ट भी ज़्यादा कर रही हूँ, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे सप्लाई ऑफ यूरोज हैं वो बढ़ जाएंगे? क्योंकि मैं ये दोनों चीज़ें ज़्यादा कर रही हूँ तो मेरे सप्लाई ऑफ यूरोज बढ़ गया। ठीक है, सेम लॉजिक, प्राइस मेरा पहले ज़्यादा था, प्राइस बढ़ गया था यूरो का, मेरा यूरो एक्सपेंसिव हो गया था, तो मैंने ज़्यादा सप्लाई करना चालू कर दिया क्योंकि सप्लाई क्या होती है? सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें? वेरी गुड। ओके, सो इस ग्राफ से हम क्लियरली एक चीज़ देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास है एक्सचेंज रेट, ठीक है, और यहाँ पे जो, ओके, सो दिस एंटायर थिंग इज माई डिमांड फॉर यूरोज, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एंड दिस इज माई सप्लाई फॉर यूरोज, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, राइट। अब हमने वही यहाँ पे देखा था कि जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा है, यहाँ पे देखो अभी 0.5, अभी 1, 1.5, 2, जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा है तो क्या मेरी डिमांड फॉर यूरोस कम है? देखो यहाँ पे मेरे
At point A, my demand for euros were 50. At point B, it was somewhere around 100. At point E, it was 200. Then at point C, it was 350. Why at point C my demand for euros were 350, 300 or 350? It's because exchange rate बहुत ज़्यादा कम था. So demand इसलिए यूरो की ज़्यादा थी क्योंकि यूरो जो था वो मेरे लिए चीप था, एक्सचेंज रेट वॉज लो, राइट. और सिमिलरली हम सप्लाई के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं. सप्लाई यहाँ पे देखो, सप्लाई क्या है, सप्लाई पॉजिटिवली स्लोप्ड है. तो जब एक्सचेंज रेट कम था तो सप्लाई कम थी. एट पॉइंट ई एक्सचेंज रेट 1 था एंड सप्लाई वॉज 200. एंड एट पॉइंट एफ देखो, कंसिडर करो, एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा था, तो इसका मतलब माई यूरोज वर एक्सपेंसिव, तो सप्लाई ऑफ प्राइस ज़्यादा था उनका, तो सप्लाई ऑफ यूरोज वर ऑल्सो 350. अब हमें इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है मार्केट में. इक्विलिब्रियम कब होता है मार्केट में? वी ऑल आर वेरी स्मार्ट टू नो कि इक्विलिब्रियम तो तब होता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो. अब यहाँ पे देख के बताओ कि डिमांड और सप्लाई किस पॉइंट पे इक्वल है. क्लियरली हमको दिख रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो पॉइंट ई पे इक्वल है. ठीक है, पॉइंट ई पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है. और यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे मेरा डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा वो पॉइंट डिटरमाइन करती है कि मेरा एक्सचेंज रेट क्या होगा. तो मेरा एक्सचेंज रेट क्या है? मेरा एक्सचेंज रेट है, आर की क्या वैल्यू है, 1.00. और आर क्या होता है? आर होता है कि मुझे कितने डॉलर देने पड़ेंगे क्या लेने के लिए, 1 यूरो लेने के लिए. तो यहाँ पे मेरी दोनों की वैल्यू 1 थी, इसीलिए मेरा एक्सचेंज रेट क्या है, 1 के इक्वल आया. और उसी पे 1 जब मेरा एक्सचेंज रेट है तब मेरे मार्केट में इक्विलिब्रियम है. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली एक चीज़ और समझ में आएगी. अगर यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि जब मेरा एक्सचेंज रेट बहुत हाई है, जैसे 2 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करो, जब देखो 2 है मेरा फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट, तो यहाँ पे क्या नोटिस करो, यहाँ पे ये नोटिस करो कि यहाँ पे देखो मेरा सप्लाई ज़्यादा है. ये वाला कॉम्पोनेंट देखो, ये मेरा सप्लाई का कॉम्पोनेंट है. सप्लाई इज मोर देन माई डिमांड कॉम्पोनेंट. डिमांड मेरा यहाँ कम है, ये है मेरा डिमांड, है ना. मेरा सप्लाई ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि मेरी एक्सचेंज रेट बहुत हाई है. जब हाई एक्सचेंज रेट हो तो डिमांड, जब यहाँ पे बहुत हाई एक्सचेंज रेट होती है तो डिमांड क्या होता है, डिमांड कम होता है, डिमांड ज़्यादा होता है. इस पॉइंट पे 2, इस पॉइंट पे देखो मेरा यहाँ पे अगर हम फिगर आउट करें तो डिमांड कर्व पे देखो मेरा क्या पॉइंट बन रहा है और सप्लाई कर्व पे क्या पॉइंट बन रहा है. सो यहाँ पे जब एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि जो मेरा सप्लाई है वो ज़्यादा है डिमांड से. ठीक है, सप्लाई हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं एफ पॉइंट पे ये मेरी सप्लाई है और डिमांड देखो, डिमांड का डिमांड कर्व ये डिमांड कर्व है. यहाँ पे मेरा डिमांड देखो ए पॉइंट पे, तो मेरा सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, है ना. तो सेलर्स इस पॉइंट पे कम्पीट कर रहे हैं और क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो मेरा प्राइस धीरे धीरे फॉल हो जाएगा. ठीक है, और प्राइस फॉल होते होते वो वापस से इस पॉइंट पे आ जाएगा, पॉइंट ई पे रीच करेगा. ठीक है, और सिमिलरली जब हम लो एक्सचेंज रेट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे देखो जब मेरा एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा लो है, लेट्स टेक 0.50. ठीक है, ये मेरा एक्सचेंज रेट है. अब इस एक्सचेंज रेट पे देखो मेरा डिमांड जो है वो ज़्यादा है मेरी सप्लाई से. ठीक है, डिमांड क्या है यहाँ पे, डिमांड फिगर आउट करो और सप्लाई फिगर आउट करो. इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे मेरा डिमांड ये है एट पॉइंट सी और मेरा सप्लाई क्या है एट पॉइंट एच. तो मेरी डिमांड ज़्यादा है मेरे सप्लाई से. सो यहाँ पे बायर्स आर कंपीटिंग, और जब बायर्स कंपीट करते हैं तो जो प्राइस होती है, प्राइस राइजेस, तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ के यहाँ पे आएगा और हम वापस से पॉइंट ई पे पहुंचेंगे. तो चाहे मेरी सप्लाई ज़्यादा हो मेरे डिमांड से, चाहे मेरा डिमांड ज़्यादा हो मेरी सप्लाई से, इक्विलिब्रियम हमेशा अटेन होगा एट पॉइंट ई. और एट पॉइंट ई जो मेरा एक्सचेंज रेट होगा वही होगा मेरा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. ठीक है, मार्केट हमेशा ऑटोमेटिकली मूव करता है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम. अब हम क्विकली डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. चलो डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है. चलो मतलब आई नो अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, बट वी विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट. ठीक है, देखते हैं. अगर मेरा एक्सचेंज रेट मैंने यहाँ पे 1 लिया हुआ था, है ना, एक्सचेंज रेट 1 का क्या मतलब था, ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट था. चलो इसको हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बोल देते हैं. इसका मतलब था कि मुझे 1 यूरो मिल रहा था अपॉन पेइंग $1. ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि एक्सचेंज रेट जो है, मैं आर से डिनोट कर रही हूँ, एक्सचेंज रेट राइजेस. ठीक है, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, ये मतलब होता है डेप्रिसिएशन का. अभी हम समझते हैं. अभी मेरा एक्सचेंज रेट 1 था, अभी मान लो कि मेरा एक्सचेंज रेट हो जाता है 2. ठीक है, मेरा एक्सचेंज रेट 2 हो गया. इसका मतलब है कि मुझे 1 यूरो के लिए कितने डॉलर्स देने पड़ेंगे, $2 देने पड़ेंगे. ये मतलब है कि मेरा एक्सचेंज रेट जो हो गया है वो बढ़ गया है, एक्सचेंज रेट बढ़ गया है. मतलब आई नीड more dollars needed.
ठीक है। एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब है मोर डॉलर्स आर नीडेड, ठीक है। अब क्या हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि मुझे $2 देने के बाद भी एक ही यूरो वर्थ सामान मिलेगा, मैं ये प्राइस पे कर रही हूँ, हमने देखा था डॉलर प्राइस के बराबर था, तो मैं ये प्राइस पे कर रही हूँ बट मुझे बस इतनी सी क्वांटिटी मिल रही है। पहले मैं $1 पे करती थी तो मुझे 1 यूरो मिल जाता था, बट अब मुझे $2 पे करने पड़ेंगे 1 यूरो के लिए। इसका क्या मतलब है कि मेरा जो डॉलर है, डॉलर हैज़ बिकम वीक, ठीक है, डॉलर हो गया कमज़ोर, डॉलर हैज़ बिकम वीकर, ठीक है। अब मुझे $2 देने के बाद 1 यूरो वर्थ ऑफ सामान मिलता है, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि जो भी मेरी डोमेस्टिक करेंसी होगी, ठीक है, इस केस में मेरी डोमेस्टिक करेंसी डॉलर है, तो जो भी मेरा डोमेस्टिक करेंसी होता है, डोमेस्टिक करेंसी लूजेज वैल्यू। यहाँ पे कौन सी करेंसी वैल्यू लूज कर रही है? डॉलर, तो वो हो गया डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। एंड सिमिलरली हम अप्रिसिएशन का केस अगर देखें, डेप्रिसिएशन में क्या हुआ था? डेप्रिसिएशन में एक्सचेंज रेट बढ़ा था, आर की वैल्यू बढ़ी थी। एप्रिसिएशन में कुछ उल्टा होगा, एप्रिसिएशन में क्या होगा? आर की वैल्यू विल फॉल्स, एक्सचेंज रेट फॉल्स। अब यहाँ पे देखो कैसे, ठीक है। यहाँ पे पहले मेरा 1 यूरो वॉज इक्वल टू $1, है ना, ये मेरा एक्सचेंज रेट था। आर की क्या वैल्यू हुआ करती थी? आर की 1 वैल्यू हुआ करती थी। हम क्या कह रहे हैं कि अप्रिसिएशन का मतलब है आर विल फॉल। तो अब ले लेते हैं द केस की, मान लेते हैं आर हो गया 0.5, आर की वैल्यू फॉल हो गई है। इसका मतलब है कि अब मुझे 1 यूरो के लिए कितने डॉलर देने पड़ेंगे? सिर्फ $0.5 देने पड़ेंगे, ठीक है, 1 यूरो का सामान ऑब्टेन करने के लिए। मतलब यहाँ पे जी मुझे फ्यूअर डॉलर्स रिक्वायर्ड है, फ्यूअर डॉलर्स नीडेड, ठीक है। ऊपर वाले केस में क्या हुआ था? ऊपर वाले केस में हुआ था आई नीडेड मोर डॉलर्स, इन दिस केस आई नीड फ्यूअर डॉलर्स, ठीक है। अब एक बात बताओ कि मैं $0.5 दे के बस 1 यूरो का सामान खरीद सकती हूँ। पहले मुझे $1 देना पड़ता था तो 1 यूरो मिलता था, अब मुझे कम डॉलर देना पड़ रहा है फिर भी मुझे 1 यूरो का सामान मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? क्लियरली बहुत सिंपल, सबको पता है कि डॉलर यहाँ पे क्या हो गया है, डॉलर बिकम्स स्ट्रॉन्गर। अभी जैसे हमें पता है जो करंटली हमारी वॉर चल रही है ऑन गोइंग बिटवीन यूएस ईरान इजराइल, अभी उसका इफेक्ट हम अपनी करेंसी पे भी देख सकते हैं, रूपी पे। अभी $1 इज इक्वल टू आई गेस 92 रुपी, है ना। तो अभी हमारा रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो इस केस में डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है, जो अप्रिसिएशन होता है। तो अप्रिसिएशन का क्लियर हम मतलब समझ गए, बहुत सिंपल मतलब समझ गए कि डोमेस्टिक करेंसी, ऊपर हमने लिखा था डोमेस्टिक करेंसी लूजेस वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा? डोमेस्टिक करेंसी विल गेन वैल्यू। डोमेस्टिक करेंसी इस केस में डॉलर है एंड डोमेस्टिक करेंसी इज गेनिंग वैल्यू। समझ आ गया? वेरी गुड। नाउ वी विल डिस्कस समथिंग विच इज नोन एज क्रॉस रेट, ठीक है। ये हमारे बुक में मैंशनड है, क्लियरली समझ लेते हैं क्रॉस रेट क्या होता है। ऑल्दो इस पर कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्रॉस रेट होता है क्या। क्रॉस रेट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये पता है कि ओके, सो देखते हैं, मान लेते हैं मुझे ये पता है कि डॉलर और पाउंड, यार सिंबल पे बिल्कुल मत जाना, डॉलर और पाउंड जो एक्सचेंज रेट की वैल्यू है वो है 2, ठीक है। सिमिलरली मुझे मान लेते हैं पता है कि डॉलर और यूरो के बीच का जो एक्सचेंज रेट है दैट इज़ 1.25। अब मुझे दोनों डॉलर के टर्म्स में पता है, ठीक है, मुझे डॉलर के टर्म्स में दोनों पता है। बट इफ़ समवन आस्क्स मी कि एक चीज़ बताओ मुझे इन दोनों का क्या एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है, तो वी डोंट नीड डायरेक्ट रेट्स फॉर एवरी पेयर कि अब मुझे पाउंड और यूरो का भी एक्सचेंज रेट पता करने की ज़रूरत है। वी कैन यूज़ डॉलर एज अ ब्रिज करेंसी, ठीक है, डॉलर को हम एज अ ब्रिज करेंसी पता यूज़ कर सकते हैं। मुझे बस ज़रूरत है ये जानने की कि डॉलर का क्या एक्सचेंज रेट है इन कंपैरिजन टू एवरी करेंसी। अच्छा चलो, मुझे पता चल गया है कि डॉलर और पाउंड के बीच जो एक्सचेंज रेट है वो 2 है और डॉलर और यूरो के बीच में जो एक्सचेंज रेट है वो 1.25 है। तो मुझे क्या कन्वर्ट करना है? मुझे पहले पाउंड वाले वैल्यू से डॉलर वाली वैल्यू पे जाना है और डॉलर वाली वैल्यू से यूरो वाली वैल्यू पे जाना है। मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मेरा यूरो इज टू पाउंड का रेशियो निकलेगा ना, वो होगा 2/1.25 विच विल बी समथिंग अराउंड 1.6। ये एक्सचेंज रेट आ जाएगा मेरे पास। इस एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि मुझे कितनी करेंसी देनी है? मुझे एक यूरो और मेरे पास एक पाउंड है, इनके बीच का एक्सचेंज रेट क्या होगा? इस सीन में हमने क्या देखा था? हमने पहले ये लिया था कि ऊपर मैं वो लिखती हूँ जो मेरा प्राइस होता है, नीचे मैं वो लिखती हूँ जो मेरा कमोडिटी होता है, ठीक है। तो ऊपर मेरे पास क्या है? ऊपर मेरे पास है एक यूरो, तो मुझे एक पाउंड ऑब्टेन करने के लिए कितने यूरोस देने पड़ रहे हैं? मुझे देने पड़ रहे हैं 1.6 यूरोस। ये है इसका पूरा फंडा। आई होप क्लियर हो गया हो ये।
समझ आ गया हो कि ये कैसे ऑब्टेन हुआ है। ऊपर जो चीज़ होती है वो प्राइस होता है, यहाँ पे ये मेरा प्राइस है, मतलब मुझे 1.6 यूरोज देने पड़ेंगे टू ऑब्टेन 1 पाउंड, ठीक है। तो हमने ऐसे निकाला एक्सचेंज रेट यूजिंग डॉलर एज द ब्रिज करेंसी, समझ आया। तो हमको ये लेके चलना है यहाँ पे। अगर सिंपल समझना चाहते हो तो तुम्हारे पास 2 एक्सचेंज रेट्स होंगे, 2 एक्सचेंज रेट को तुम आपस में डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू ऊपर होती है वो प्राइस होता है, जो वैल्यू यहाँ लिखते हैं वो कमोडिटी होता है, दिस इज द प्राइस वैल्यू, ठीक है। ये हमें समझ आ गया, डॉलर को हमने यूज़ कर लिया एज द ब्रिज करेंसी एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ग्रॉस रेट क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आर्बिट्राज समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि मार्केट्स कैसे प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं उनको एलिमिनेट करते हैं मार्केट, ठीक है। ओके, सो वी आर एट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और अभी हमें डिस्कस करना है समथिंग नोन एज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो इसमें देखते हैं होता क्या है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एक्सचेंज रेट के बारे में जब बात कर रहे थे तो हम सिर्फ 2 कंट्रीज़ का केस लेके एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रहे थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल डॉलर ले लिया और हमने यूरो ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, हम बस 2 कंट्रीज़ के टर्म्स में बात कर रहे थे। लेकिन क्या फॉर एग्जाम्पल इंडिया सिर्फ 2 कंट्री के साथ ट्रेड करती है या सिर्फ एक के साथ ट्रेड करती है? नहीं, कंट्री जो होती है, एक कंट्री बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, समझने की कोशिश करो कि मान लेते हैं हम इंडियन रुपी की बात करेंगे अब, ठीक है। इंडियन रुपी का केस लेते हैं। सो रुपी जो है, मेरा रुपी जो है, एक जगह क्या हो रहा है कि एक जगह अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, अप्रिशिएट हो रहा है, इट अप्रिशिएट्स, मान लेते हैं डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, अप्रिशिएट्स अगेंस्ट डॉलर एक जगह, और दूसरी जगह डॉलर के अगेंस्ट तो अप्रिशिएट हो रहा है बट मेरा डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट यूरो। तो मतलब अच्छा, यहाँ पे क्विकली रिवाइज करो कि डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या था, एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा था या इंक्रीज हो रहा था, और अप्रिशिएट होने का मतलब क्या था, एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा था या इंक्रीज हो रहा था। ये रिवाइज करो, ठीक है, क्विकली। सो ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे थे कि इंडियन रुपी अप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट और डेप्रिशिएट हो रहा है यूरो के अगेंस्ट, मान लेते हैं। तो अब मुझे ये दिख रहा है क्लियरली कि 2 मेजर मेरे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, यूएस एंड यूरोप, और उधर मेरा एक जगह अप्रिशिएट हो रहा है, एक जगह डेप्रिशिएट हो रहा है। तो मुझे ये जानना है कि भाई जो मेरी रुपी है, इंडियन रुपी है, उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या बच गई। अब ये स्ट्रांग है या वीक है, क्योंकि एक जगह अप्रिशिएट हो रहा है, एक जगह डिप्रिशिएट हो रहा है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए एक एक्सचेंज रेट कभी इनफ नहीं होता है टू जज द ओवरऑल सिचुएशन। इस चीज़ में हम समथिंग नोन एज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, क्विकली ये समझने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसका मतलब क्या है कि वेटेड एवरेज लेते हैं हम, पहले लिख लो डेफिनेशन कि इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज वेटेड एवरेज ऑफ exchange rates, weighted average of, just a second, this is weighted average of exchange rates, weighted average of exchange rates with different countries, ठीक है। अब एवरेज पता है हम सबको कि एवरेज क्या होता है, ऊपर हम सम करते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं विद द टोटल नंबर ऑफ countries for example that there is, or the total number of units, but weighted average is something different। weighted average का क्या मतलब होता है कि हम वेट असाइन करते हैं हर यूनिट को और उसके बाद हम एक एवरेज लेते हैं। तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वेटेड एवरेज का क्या मतलब हो गया कि हर कंट्री इंडिया के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अफगानिस्तान के साथ उतना ट्रेड नहीं करते जितना फॉर एग्जाम्पल हम सिंगापुर के साथ करते हैं या यूएस के साथ करते हैं, ठीक है। तो हर कंट्री क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और मान लो कि हम 40% ट्रेड करते हैं अपना यूएसए के साथ, हम 30% अपना ट्रेड करते हैं यूरोप के साथ, और हम 30% लेट से अदर्स का कैटेगरी दे देते हैं कि हम अलग अलग लोगों के साथ ट्रेड करते हैं। बट मेरे मेजर तो यही है, 70% तो मेरा यही कवर हो गया कि यूएस और यूरोप है मेरे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो अगर रुपी चेंज हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि रुपी अप्रिशिएट हो रहा था डॉलर के अगेंस्ट, तो ये बहुत ज़्यादा एक लार्ज पार्ट ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करेगा। और अगर कोई छोटी सी कंट्री है फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, उसके साथ मेरा रुपये का जैसा भी ऊपर नीचे हो रहा है वो मेरे पूरे मतलब ये जो है ना कि मेरी ओवरऑल रुपये वीक हुई है या स्ट्रॉन्ग हुई है उसको कम इम्पैक्ट करेगा। तो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स को हम ज़्यादा वेट देते हैं जब हम एवरेज निकाल रहे होते हैं एक्सचेंज रेट का विद डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो मोर वेट टू इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स,
ठीक है, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको ज़्यादा वेट दूंगी जब मैं एवरेज निकाल रही होंगी। ठीक है, तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मुझे क्या बताएगा कि मेरी करेंसी की ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू क्या है, ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है मेरी करेंसी की। अब यहाँ पे क्विकली एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है जो कि बुक में मेंशन्ड है, हमें डेप्थ में नहीं जाना, दैट इज नॉमिनल रेट एंड रियल रेट का कॉन्सेप्ट। सो नॉमिनल रेट वही रेट है जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे थे, आर। ठीक है, कि हमने $1 और $1 का कंपैरिजन देखा था कि मेरा $1 जो था वो $1 के बराबर था, और हमने रेट लिखा था समथिंग एज, ऊपर हम प्राइस लिखते हैं तो हमने यहाँ डॉलर लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था कि क्या कमोडिटी मिल गई। ये मेरा एक्सचेंज रेट था, यही मेरा नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है जो नॉर्मल जो अब तक हम डिस्कस करते आ रहे थे। ठीक है, बट रियल रेट जो है, रियल एक्सचेंज रेट, या मैं अभी के लिए रियल रेट लिख दूँ, रियल रेट जस्ट टेक्स प्राइस इनटू अकाउंट। हमने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी भी पढ़ा है ना, हमें पता है। तो ये बस ये कहता है कि भाई प्राइसेस आर ऑल्सो चेंजिंग। ठीक है, जब मेरी करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है, हम जब ये डिटरमाइन कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि दोनों कंट्रीज में प्राइस भी चेंज हो रहे हैं ऑफ गुड्स। सो रियल रेट बस क्या करता है, दैट इट टेक्स इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट, है ना। कभी भी हम जब जीडीपी भी कैलकुलेट करते हैं तो हम करंट रेट्स पे नहीं करते, अगर हम रियल जीडीपी करते हैं हम कांस्टेंट रेट्स पे करते हैं कि हम इन्फ्लेशन को भी टेक इनटू अकाउंट, राइट। सो रियल रेट और नॉमिनल रेट भी वही होता है, रियल एक्सचेंज रेट एडजस्ट एक्सचेंज रेट फॉर जस्ट द प्राइस डिफरेंसेस, राइट। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस हमें इतना सही देखना था। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, तो यही है, दैट इज आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है अभी हम क्विकली वो डिस्कस करेंगे और बहुत सिंपल हो जाएगा समझना। ठीक है, इसके लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल बहुत फन एग्जांपल लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, कोई सा भी एक प्रोडक्ट है, और मैं 2 मार्केट्स में जाती हूँ। ठीक है, मैं 2 अलग अलग मार्केट्स में जाती हूँ। ठीक है, मैं 2 मार्केट्स में जाती हूँ कोई एक ही प्रोडक्ट देखने के लिए कि भाई इनका क्या प्राइस है इन 2 अलग अलग मार्केट्स में। लेट अस से डायसन है मेरे पास, सबको पता है डायसन क्या है, लड़कों तुमको भी पता है डायसन क्या होता है। ठीक है, तो डायसन है एक प्रोडक्ट जो मैं 2 मार्केट्स में देखने जाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डीएलएफ मॉल चली गई, ठीक है, डायसन का प्राइस देखने के लिए, और मैं एम्बियंस मॉल चली गई, गुड़गांव में एम्बियंस मॉल चली गई, मैं डीएलएफ मॉल भी चली गई। इन 2 मॉल्स में मैंने डायसन का प्राइस देखा। लेट अस से कि डीएलएफ मॉल में मुझे डायसन दिख रहा था 50,000 का। ठीक है, और एम्बियंस मॉल में क्या हुआ कि जब मैं एम्बियंस मॉल में डायसन का प्राइस पता करने गई तो मुझे डायसन वहाँ पे मिला लेट्स से 48,000 का। ठीक है, क्या प्राइस डिफरेंस है दोनों मॉल्स में, ₹2,000 का प्राइस डिफरेंस है ना। हम बस 2 अलग अलग मार्केट गए थे, प्रोडक्ट हमारा एक ही था, एक ही प्रोडक्ट का प्राइस मैं 2 मार्केट में अलग अलग पता करके आई, मुझे पता चला भाई प्राइस तो डिफरेंट है। अब एक ट्रेडर की तरह सोचो, तुम एक बहुत चालाक ट्रेडर हो, तुम क्या करोगे, तुम सस्ता वाला लोगे। सस्ता कौन सा है, एम्बियंस मॉल वाला सस्ता है, तो तुम्हारा पहला स्टेप है कि मैं सस्ता वाला ले लूँ। अब तुम ट्रेडर हो, तुम कंज्यूमर नहीं हो कि ये लेके घर चलेगा और खुश होगा कि हाँ मैंने 2,000 रुपये बचा लिए, नहीं। तुम सस्ता वाला लोगे, तुम क्या करोगे, ये वाला तुमने लिया, तुम इसको महंगा बेचोगे, यू विल सेल इट एक्सपेंसिव। तुम कितने में बेचोगे, तुमने 48,000 में लिया है, चाहे तो तुम 50,000 में बेच दो, चाहे 51,000 में बेच दो, 52,000 में बेच दो, पर तुम उसको महंगा बेचोगे, तुमने सस्ता लिया था। लेकिन अब तुमने लिया था 48,000 का, तुमने लेट्स से अभी के लिए कि तुमने बेचा 50,000 का ही है, तो तुम्हारा मार्जिन कितने का बना, तुम्हारा मार्जिन 2,000 रुपये का बना। एक प्रोडक्ट पे तुम्हारा मार्जिन कितने का बना, 2,000। 2,000 क्या तुम्हारा प्रॉफिट है, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट प्राइस वॉज 48 और तुम्हारा सेलिंग प्राइस था 50, तो तुम्हारा ये जो है ये प्रॉफिट है 2,000। अब बस इसी चीज़ को तुम करेंसी मार्केट में अप्लाई करो, डायसन नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई करेंसी। तो आर्बिट्राज का सिंपल मतलब अगर हम समझने जाएं, आर्बिट्राज डेफिनेशन लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्राज क्या होता है, आर्बिट्राज का मतलब है करेंसी के टर्म्स में अब समझना। ठीक है, इमेजिन करो डायसन ही करेंसी है, सो क्या कर रहे हैं, वी आर बाइंग अ करेंसी वेयर इट इज़ चीपर, वेयर इट इज़ चीपर। अभी हम कंट्रीज के एग्जाम्पल पे से भी जाएंगे तो समझ आ जाएगा। सो वी आर बाइंग अ करेंसी वेयर इट इज़ चीपर एंड सेलिंग इट, वी आर सेलिंग इट वेयर इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, वेयर इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। तो मैं एम्बियंस मॉल से लेके आई सस्ते में, और ज़्यादा महंगा कहाँ था, डीएलएफ मॉल में महंगा था, तो मैंने डीएलएफ मॉल में बेच दिया वेयर इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। क्यों किया मैंने ऐसा, टू अर्न प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आर्बिट्राज क्यों हो रहा है, तो मोटिव क्या है, मोटिव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट, इसीलिए आर्बिट्राज किया जा रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बाई कर रही हूँ एक करेंसी जहाँ पे वो सस्ता है, जहाँ पे वो चीप है, और मैं उसको सेल कहाँ कर रही हूँ, मैं उसको सेल कर रही हूँ जहाँ पे वो ज़्यादा महंगा है। मेरा मोटिव क्या है इस सब के बीच, मेरा मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट।
ये समझ आया? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठीक है। अब इसको हम फटाफट एक एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ और उसे समझने की कोशिश करते हैं, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो हम एक कंट्री ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं न्यूयॉर्क मेरी एक कंट्री है, ठीक है। अज्यूम क्या करते हैं, है ही सच में है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में हम आ जाते हैं। अब जी न्यूयॉर्क में एक एक्सचेंज रेट देख लेते हैं। 1 यूरो है मेरे पास $0.99 का, ठीक है। क्या ये मेरा प्राइस है? यही मेरा प्राइस है ना, $0.99, ठीक है। तो 1 यूरो मेरा $0.99 का है। अब एक और कंट्री हम ले लेते हैं, फ्रैंकफर्ट, ठीक है। हम आ गए जी फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट में मैंने जो एक्सचेंज रेट देखा तो मुझे दिखाई दिया कि भाई यहाँ 1 यूरो जो है वो है $1.01 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे 1 यूरो, देखो यहाँ पे 1 यूरो मेरा कितना था, मेरा 1 यूरो था $0.99 के बराबर। फ्रैंकफर्ट में मैं आई, मैंने देखा 1 यूरो है मेरा $1.01 के बराबर। अब मुझे यहाँ पे क्या ट्रेडर की तरह सोचना है, ठीक है, ट्रेडर की तरह सोचना है। सबसे पहला सवाल मेरा तुमसे ये है कि यूरो जो है वो चीपर कहाँ है, मुझे जल्दी से बताओ, कहाँ पे सस्ता है? ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क में सस्ता है ना भाई, न्यूयॉर्क में सस्ता है, क्योंकि न्यूयॉर्क में मुझे सिर्फ $0.99 दे के 1 यूरो मिल जाएगा। तो मेरा यूरो सस्ता कहाँ है? न्यूयॉर्क में सस्ता है, ठीक है। अब सेम लॉजिक एक्सपेंसिव कहाँ है? अगर सस्ता यहाँ है तो एक्सपेंसिव कहाँ है? फ्रैंकफर्ट में एक्सपेंसिव है, क्योंकि मुझे फ्रैंकफर्ट में $1.01 देने पड़ेंगे तब मुझे 1 यूरो मिलेगा। तो फ्रैंकफर्ट में एक्सपेंसिव है। अब तुम ट्रेडर हो तो तुम क्या करोगे? तुम सस्ती जगह से खरीदते हो क्योंकि तुमने डायसन सस्ते वाले मॉल से खरीदा था। तो तुम्हारा पहला तो ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं भाई न्यूयॉर्क में खरीद लूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव होगा मैं न्यूयॉर्क में खरीद लूँ, ठीक है। यूरो खरीद लूँ, 1 यूरो में न्यूयॉर्क में खरीद लूँ, कम पैसा दे के, मैं कम पैसा दे के 1 यूरो न्यूयॉर्क में खरीद लूँ। और मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव ये होगा कि भाई अब मुझे इसको बेचना है फ्रैंकफर्ट में, ठीक है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट में यूरो जो है वो महंगा है, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट में मुझे बेचना है। अब मुझे जल्दी से यहाँ पे अपना प्रॉफिट बता दो। प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा? तुमने कहाँ से खरीदा था? सस्ते वाले से, और बेचा तो महंगे में है ना। तो प्रॉफिट क्या हो गया? हम सिर्फ अभी न्यूमेरिकल टर्म्स लेंगे, $1.01 माइनस $0.99। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया $0.02। ये मेरा प्रॉफिट हो गया। ये है 1 यूरो पे मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है। इमेजिन करो कि मैं ऐसा सेम करती 1 मिलियन यूरोज ले लेती, 1 मिलियन यूरोज ले लेती और ये सेम करती। तो भाई अगर एक एक यूरो पे मुझे 0.02 मिल रहा है, 1 मिलियन यूरोज ले लेती तो मेरा पता है प्रॉफिट कितना हो जाता? मेरा प्रॉफिट हो जाता तुम्हारा 20,000 $20,000 मेरा प्रॉफिट हो जाता। तो तुम समझ रहे हो कि 1 यूरो पे मैंने $0.02 का प्रॉफिट कमाया, और अगर मैं सेम 1 मिलियन यूरोज के साथ करती तो मेरा $20,000 का प्रॉफिट हो जाता। मतलब इतना सा प्राइस डिफरेंस है, बस $0.02 का प्राइस डिफरेंस है। लेकिन जब मैं वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ, मेरा 1 मिलियन यूरोज है, जब मैं वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ तो देखो मेरा कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, $20,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्बिट्राज प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, ठीक है, और ये सब सेकंड्स में होता है मार्केट में। एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं न्यूयॉर्क और फ्रैंकफर्ट में, ये हमेशा थोड़ी ना रहते हैं। ये बहुत ही छोटे सेकंड के लिए ये प्रॉफिट डिफरेंस दिखेगा। जब ये प्रॉफिट डिफरेंस दिखता है, ट्रेडर्स इसका यूज करते हैं और ऐसे मिलता है उनको प्रॉफिट, ठीक है। अब एक बार हम क्विकली ना इफेक्ट देख लेते हैं दोनों कंट्रीज में। यहाँ पे जी आ जाओ, देखो न्यूयॉर्क में समझने की कोशिश करो। न्यूयॉर्क में क्या हो रहा था? सब लोग यूरो खरीद रहे थे, है ना, क्योंकि यूरो बहुत सस्ता था, तो यूरो की डिमांड बढ़ गई थी। क्लियरली समझ आ रहा है? यूरो की डिमांड बढ़ गई थी क्योंकि सब लोग यूरो खरीद रहे थे। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। हम यहाँ पे क्विकली समराइज कर लेते हैं कि न्यूयॉर्क में जी क्या हो रहा है। न्यूयॉर्क में पहली चीज़ तो हो रही है कि सब लोग यूरो खरीद रहे हैं, ठीक है, यूरो खरीद रहे हैं सब लोग, तो इसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई, क्योंकि यूरो सस्ता था तो सब लोग यूरो खरीदते थे, यूरो की डिमांड बढ़ गई न्यूयॉर्क में। जब डिमांड बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की, तो सेकंड चीज़ ये होने वाली है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो क्या मेरा प्राइस ऑफ यूरो अब न्यूयॉर्क में बढ़ने लगेगा? क्योंकि मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा थी तो अब मेरा यूरो का प्राइस न्यूयॉर्क में बढ़ने लगा। लेकिन मैं न्यूयॉर्क से खरीदी तो फर्स्ट पॉइंट पे इसलिए रही थी क्योंकि वहाँ पे सस्ता था यूरो, बट आर्बिट्राज सिचुएशन हमेशा नहीं रह सकता, तो धीरे धीरे मेरा प्राइस यूरो का न्यूयॉर्क में बढ़ने लगेगा, ठीक है। सेम इफेक्ट अब आओ फ्रैंकफर्ट में देख लेते हैं। फ्रैंकफर्ट में क्या हो रहा होगा? फ्रैंकफर्ट में आके हमने देखा था ना कि सब लोग क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे फ्रैंकफर्ट में, क्योंकि फ्रैंकफर्ट में यूरो जो था वो महंगा था, है ना। अगर मैं सेल करती तो मुझे पैसा मिलता। तो फ्रैंकफर्ट में क्या हो रहा था? फ्रैंकफर्ट में एवरीवन वाज सेलिंग यूरोस, ठीक है। फ्रैंकफर्ट में यूरो हम सिर्फ सेल कर रहे थे, सारे लोग सेल कर रहे थे। जब सेल कर रहे थे तो इतने सारे यूरोज वहाँ पे सप्लाई हो गए, तो सप्लाई ऑफ यूरो इन फ्रैंकफर्ट मेरा इंक्रीज हो गया। जब सप्लाई मेरा इंक्रीज हो गया तो सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? प्राइस पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई का प्राइस पे इफेक्ट होता है। अब प्राइस ऑफ यूरो क्या हो जाएगा? क्योंकि मेरी सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस क्या होगा? बहुत सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई है, तो प्राइस विल स्टार्ट फॉलिंग इन फ्रैंकफर्ट। बट
वाई वर वी सेलिंग इन फ्रैंकफर्ट एट द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि प्राइस अच्छा मिल रहा था मुझे वहाँ पे 1 यूरो का। बट अभी यहाँ पे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे माई प्राइस ऑफ यूरो विल स्टार्ट फॉलिंग इन फ्रैंकफर्ट, और ऐसे ही हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाता है अनटिल प्राइसेस बिकम इक्वल। यहाँ से प्राइस बढ़ने लगा, यहाँ से प्राइस घटने लगा, फाइनली प्राइस हर जगह सेम हो गया। तो आर्बिट्राज की जो सिचुएशन अकर हुई थी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे देख लो मैं क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ आर्बिट्राज की जो सिचुएशन अकर हुई थी ड्यू टू प्राइस डिफरेंसेस, आर्बिट्राज ने क्या किया? आर्बिट्राज एलिमिनेट्स प्राइस डिफरेंसेस। आर्बिट्राज एलिमिनेट्स प्राइस डिफरेंसेस, ठीक है। क्योंकि आर्बिट्राज की सिचुएशन क्रिएट हुई, एक मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, एक मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई था, धीरे धीरे करके वो प्राइस डिफरेंस खत्म हो गया ड्यू टू आर्बिट्राज, और दोनों मार्केट में अब यूरो का प्राइस यहाँ पे सेम हो जाएगा, सेम एवरीवेयर। यूरो का प्राइस फाइनली जाके दोनों मार्केट्स में सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आर्बिट्राज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि आर्बिट्राज एलिमिनेट्स द प्राइस डिफरेंसेस। तो वो फोर्स करता है मार्केट्स को कि आप भाई यूनिफॉर्म बन जाओ, मार्केट्स यूनिफॉर्म हो जाते हैं, प्राइसेस हर जगह सेम हो जाते हैं। ये आर्बिट्राज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर हम सिंपली एक लाइन में लिखना चाहें कि आर्बिट्राज का इफेक्ट क्या होता है, पहला इफेक्ट आर्बिट्राज ने ये किया था दैट इट इंक्रीजेज डिमांड, इंक्रीजेज डिमांड वेयर प्राइस इज लो, वेयर प्राइस इज लो, जो कि क्या है मेरा, कहाँ प्राइस लो था मेरा? न्यूयॉर्क में। तो हमने देखा कि न्यूयॉर्क में मेरा प्राइस लो था, तो न्यूयॉर्क में डिमांड बढ़ने लगी, है ना। हमने यहाँ पे वही चीज़ देखी कि न्यूयॉर्क में यूरोस की डिमांड बढ़ने लगी। तो पहला फंक्शन क्या हो गया आर्बिट्राज का कि इट विल इंक्रीज डिमांड, जहाँ पे प्राइसेस लो होंगे वहाँ पे डिमांड इंक्रीज करेगा। और सेकंड जस्ट इसका ऑपोजिट, वो क्या हो जाएगा कि इट विल इंक्रीज सप्लाई वेयर प्राइस इज हाई, जो कि मेरा फ्रैंकफर्ट में था। फ्रैंकफर्ट में मेरा प्राइस हाई था, तो सब लोग फ्रैंकफर्ट में सेल कर रहे थे, तो मेरी सप्लाई वहाँ इंक्रीज हो गई। जब तक ये एक जगह प्राइस लो था, एक जगह प्राइस हाई था, यहाँ एक जगह से इंक्रीज हुआ डिमांड, एक जगह से इंक्रीज हुआ सप्लाई, फाइनली ये होगा कि प्राइसेस जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, प्राइसेस बिकम इक्वल, प्राइसेस बिकम इक्वल, प्राइसेस इक्वल हो जाएंगे। और ये इंश्योर करेगा, आर्बिट्राज इंश्योर करेगा कि देयर इज कंसिस्टेंसी ऑन इन ऑल द एक्सचेंज रेट्स ग्लोबली। ये डिफरेंस हो ही ना, ये 1 यूरो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ये डिफरेंस ना हो, कंसिस्टेंसी हो सारे मार्केट्स में, ठीक है। तो ऑल मार्केट्स बिहेव लाइक वन सिंगल ग्लोबल मार्केट, ये इंश्योर करता है आर्बिट्राज, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द एंटायर चैप्टर जो हमें सिलेबस में कवर करना था। If you have any doubts, just let me know, post it in the comment, and I'll just look into it. Okay, thank you so much.